Requesting all of you to take seat, please. थैंक यू सो मच। हमारे साथ आप लोगों ने बहुत ही पेशेंटली इंतज़ार किया और आज हम कामयाब हुए हैं अपने इस सेशन को नोएडा में लाने के लिए। इससे पहले हमने एक सक्सेसफुल सेशन गुरुग्राम में किया और जब न्यू बिल्डिंग इंडिया की बात आती है तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा का इलाका कैसे छूट सकता है। तो ये इस डिस्कशन को लेकर के आप लोगों की बात सुनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हम सब आपके बीच में हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने वक्त निकाला और आज हमारे साथ हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पैनल की तरफ और हमारा सबसे पहला पैनल जो है वो बात करने वाला है कि 2014 से लेकर के 2024 किस तरह से इंडियन रियलिटी का चेहरा बदला है और आगे अब नज़र कहाँ है जब हम बात करते हैं न्यू इंडिया की। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपने सभी पैनलिस्ट को जो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम मिल चुके हैं एक बार, पर अब मैं उन्हें स्टेज पर एक फॉर्मल डिस्कशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मिस्टर नवीन रहेजा सर, प्लीज़ कम ऑन स्टेज, चेयरमैन रहेजा ग्रुप। मिस्टर सलिल कुमार जी, डायरेक्टर CRC। सर क्या Miss Yukti Nagpal, Gulshan Home से, thank you so much. Thank you so much, my dear panelist, for taking out time. I think ये बहुत ही important discussion है और आप लोगों ने वक्त निकाला। और इस पैनल में जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि इस पैनल में दो महिलाएं आपको नजर आएंगी जो रियल एस्टेट पर बात कर रही हैं और एक रियल एस्टेट पर बहुत काम कर रही है। युक्ति, थैंक यू सो मच, यू टुक आउट टाइम। आई नो यू आर नॉट फीलिंग सो वेल, बट थैंक यू सो मच। जब बात रियल एस्टेट की होती है तो हम इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल एस्टेट की जो भूमिका है उसको नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। सबसे ज़्यादा रोज़गार रियल एस्टेट से आते हैं। अगर हम फॉरेन फंडिंग की बात करें तो मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी कि 2014 से 2024 के बीच में जो विदेशी फंड्स भारत पहुंचे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, 70% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट में आया है। और सबसे बड़ा काम ये करते हैं, हम जिस रैपिड स्पीड से अर्बनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो सबके सिर पर छत मुहैया कराते हैं। और ये छत जो है करोड़ों का भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जो आपकी जेब में बिल्कुल फिट बैठे, यानी अफोर्डेबल मिड साइज का। 2014 से लेकर के 2024 वो समय रहा जब बहुत सारी चुनौतियां रहीं, लेकिन सरकार की नीतियों ने और कहीं ना कहीं बिल्डर कम्युनिटी ने इन सारी चुनौतियों का सामना किया। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार कविता की 2 लाइन लेकर आई थी जो मैं पढ़ना चाह रही थी। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपको समुद्र में रहना है तो लहरों से जो है लड़ना पड़ेगा, लहरों से अगर डर गए तो पीछे छूट जाएंगे। उस कविता की पूरी लाइन अगर यहाँ पे कोई कंप्लीट कर दे तो अच्छा है, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। तो चुनौतियाँ रहीं, अब हम एक टर्न अराउंड देख रहे हैं। नवीन रहेजा सर, आप, मुझे लगता है आपने इस इंडस्ट्री को जितने करीब से देखा है, हम सब बच्चे थे जब हमने रियल एस्टेट कवर करना शुरू किया था और नवीन रहेजा सर हमें बताते थे कि क्या हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगी अब आगे क्या? 2014 और 2024 तक की चुनौतियों को हमने पार कर लिया, अब आगे क्या, कहाँ नजर है? हमारा देश एज ऑन टुडे जो है प्लेनेट पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंटायर वर्ल्ड को अगर इन्वेस्टमेंट देखनी है या अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो इट इज़ इंडिया टुडे। ए फ्यू years ago it was China, but now the story is absolutely different. The way we are heading and the way our new government and Honorable Prime Minister is giving direction to the growth of the country, आने वाला जो टाइम है, इट इज़ रियली गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर इंडिया। इंडिया इज़ गोइंग टू बी अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और किसी भी इकोनॉमी में वर्ल्ड ओवर अगर आप कोई भी मॉडल देख लें, यूरोपियन मॉडल देख लें, चाइना का देख लें, अमेरिका का देख लें, कोई भी कंट्री की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा थ्रस्ट ड्राइवर होता है, जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, दैट इज़ रियल एस्टेट. It is real estate which drives the entire cycle. So when real estate stops, you see most economy also stops. Real estate, let's calculate from one angle that किसी भी country की GDP growth के अंदर हम figures में 7% today बोलते हैं. We are poised to grow at 13 to 17%.
second we talk about that. Global developed countries की average is 17%. So going with that kind of, which is by way of, this is by way of what we get investment and what we otherwise find out. But all the people who are sitting here, they must be knowing आपका जो लाइफ साइकिल होता है, वर्किंग साइकिल ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, उसमें से इट इज़ 15,000 वर्किंग डेज. उसमें आदमी जितना कमाता है, अगर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स के हिसाब से चले तो उसका 1/3 जो है वो जनरली रियल एस्टेट को जाता है. दैट इज़ हाउ आपका EMI का क्राइटेरिया भी उसी बेस पे करते हैं कि 30% ऑफ द इनकम के हिसाब से ही कैन फुलफिल द EMI. सो जब हमारी पूरे कंट्री में जितने लोग कमा रहे हैं, पूरा कंट्री, उसका 30% इज़ फॉर रियल एस्टेट. 17% इज़ वन फिगर, बट बैलेंस जो आप 15 बोले या 13 बोले, वो फिगर, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल एस्टेट. And other taxations and other things, which go allied, is also part of real estate. Because it is not only the building, it is the complete ecosystem around that. The way our country is growing, nobody can stop that real estate if rationally thought and rationally worked by the government and the planners and facilitated according to that, is really going to be the biggest changing, changing contribution in this country. बिल्कुल. सो पॉलिसी मेकर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है. सलिल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 2014 से 2024 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बदलाव हुए. डीमोनेटाइजेशन, GST का लागू होना, रेरा, IBC जिस तरह से काम किया, इंसॉल्वेंसी के जो भी नियम थे उनको जिस तरह से रिफाइन किया गया, बहुत कुछ ऐसा काम हुआ जो आज उसका फल हम देख रहे हैं. अब आपको क्या लगता है? सर ने कहा कि एक पॉलिसी लेवल पर एक रैशनली काम करने की ज़रूरत है. आप एज समवन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग बिल्डर कम्युनिटी, आप क्या चाहते हैं? क्या सरकार से आप किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं? जो किया वो कितना कारगर रहा, और आगे गोइंग फॉरवर्ड आप किस तरह की पॉलिसी सोचते हैं जो आपके एरिया के लिए मददगार हो? थैंक यू. पहले तो रहेजा साहब का, इन्होंने बहुत अच्छा एक ओवरव्यू दिया देश के लिए. 2014 से 24 एक बहुत अच्छी जर्नी हमने देखी भारतवर्ष में, और रादर मैं कहूँगा कि पिछले 77 सालों में जितना देश ग्रो नहीं किया वो अगले 5 साल में उससे दोगुना करने वाला है. ये मेरा स्टेटमेंट है. 5 साल बाद भी बात करेंगे फिर. तो इतना अच्छा माहौल पूरे वर्ल्ड में नहीं है. इकनॉमी इतनी अच्छी कंट्री की, हमारे करंट जो भी लोग हमारे लीडर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हमारी इकनॉमी का लेवल आ रहा है अगले 5 साल में, हमारी यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा है, पढ़ी लिखी, अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, हमारा देश बहुत आगे अग्रसर जाने वाला है. तो मेरी पॉलिसी मेकर से ये गुजारिश है कि जो हुआ उसमें कोई भी मुझे कमी नहीं नज़र आती. समय स्थिति होती है, समय के साथ परिस्थिति बदलती रहती हैं. तो लेकिन जो हमारा देश अब स्पीड लेने वाला है 5 साल में, दोगुनी तिगुनी इकनॉमी जितनी 75-76 साल में नहीं चली उससे ज़्यादा चलने वाली है. 5 ट्रिलियन की बात हो रही है. परचेजिंग पावर पैरिटी 12 से 14 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया में आने वाली है. इतना ज़बरदस्त उछाल है आगे. तो आप लोगों की पॉलिसी, आप लोग हम लोग से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ज्ञान है. तो मेरी आपसे बस ये गुजारिश है कि इसको फास्ट पेस में लाएं. कभी पासपोर्ट बनाना एक
बड़ी मुसीबत सी आती थी। जब से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम SOPs टेक ओवर किए हैं तो आज केक वॉक लगती है। अगर कोई कहता है यार पासपोर्ट बनाने में 10 दिन लगे तो हंसी की बात है। इट इज़ केक वॉक, 2 दिन में भी मिलते हैं, 3 दिन में भी मिलते हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो फास्ट फॉरवर्ड हम लोगों को मिले। आज एक डेवलपर को प्रोजेक्ट ज़मीन लेने से शुरू करने में किसी भी वजह से, मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कहूँगा, किसी भी वजह से बहुत लंबा समय लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम से इस टाइम को कम करने की, कि ये प्रोसेस 3 महीने क्यों नहीं आ सकता है, ये मुझे साल में क्यों ले जाता है, किसी भी वजह हो तो उसको फास्ट ट्रैक में लाएं, चीज़ें फास्ट करें। क्योंकि हम जितना तेज़ चलेंगे, हम इकनॉमी जितनी रिक्वायर्ड है, जितने हमारे PM साहब के टारगेट्स हैं, उनको मीट करने में आसानी रहेगी। तो इसको फास्ट ट्रैक मूवमेंट पॉलिसी में कन्वर्ट करें हर चीज़ों के लिए। अभी छोटी छोटी सी समस्याएं, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत सारी हैं जो मुझे नहीं, हमारे कस्टमरों को भी एक जिक्र करती हैं। कभी हमारे देश में एक आपको टेप बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता था, 1990 की बात कर रहा हूँ। तो उस सिस्टम से हटे तो हमें बहुत सिस्टमों से हटना पड़ेगा देश को अग्रसर लाने के लिए, 3rd लार्जेस्ट, फिर 2nd लार्जेस्ट, या फ्यूचर में 1st लार्जेस्ट बनाने के लिए। थैंक यू। वेल स्पोकन। नीति बन रही हैं, अच्छी नीतियाँ बन रही हैं, पर जब तक वो आप पहुंचेंगी नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होंगी उतनी ही तेज़ी से, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। युक्ति जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अभी रियल एस्टेट में जो हम टर्न अराउंड देख रहे हैं, उसमें प्रीमियम और लग्जरी जो है वो सबसे तेज़ी से उभरते हुए बाज़ार हैं, और सारे रिपोर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि अब जो एक एवरेज घर का प्राइस है वही 1,23,00,000 के आसपास पहुंच गया है। और आप प्रीमियम सेगमेंट पर ही काम कर रही हैं गुलशन होम्स में, आपने इसको एक टर्न अराउंड दिया है। इंडियन कस्टमर और इंडियन बायर बहुत प्राइस सेंसिटिव है, और ऐसे लोग प्रीमियम खरीदने के लिए तैयार हैं। यानी भारत में जो लोगों की परचेसिंग पावर है, मुझे लग रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। You're absolutely right there. परचेजिंग पावर तो बढ़ ही रही है, बट मेरे ख्याल से परचेजिंग पावर हमेशा से ही थी। अगर आप याद करें तो हम सब ने स्कूल में एक पोएम पढ़ी थी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वही है हमारा देश। It's just because of the wrongdoings of so many other people before in the historically कि नोएडा में ये मार्केट कभी डेवलप ही नहीं हो पाई। Many developers have tried, they've come, and with one reason or another, they've not been able to do what they planned. I think what happened, what changed was all of that demand that was waiting in the last 10, 15, 20 years, वो इतनी पेंट अप हो चुकी थी कि जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला, वो सारी डिमांड फट के बाहर निकली कि अब तो हमें यही चाहिए। Why? Because before that people were more comfortable with purchasing luxury goods, not homes. Goods because say a Rolex or a Rado, their prices were absolutely affordable for most of the people. That means purchasing power तो हमेशा से थी. What was lacking was the trust in the industry, trust in the community that हाँ ये लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए। I think कोविड में वो पेंट अप डिमांड भी निकली, और कहीं ना कहीं वो एक भरोसा भी बाहर आया कि यार सब आता जाता रहता है, अपना घर अपनी छत is very important. And with that, people began showing their trust again. And you know, it's never one way. अगर customers ने trust दिखाया तो developers ने उस trust को पूरा भी करा. And that is why we see a rise in luxury homes right now, because people have that trust कि हम लोग कर देंगे ये, and we will have a nicer roof over our heads. I think that's what's changed. And I really want to add to what Mr. Salil said about the faster process. तो कोविड के दौरान आई रिमेंबर द स्टेज व्हेन वी वर गेटिंग अप्रूवल्स ऑनलाइन, be it sanctions, be it RERA, or be it any clearances that we need. It used to be a 15-minute virtual call and you would get all approvals. I mean, if there's any way, I would humbly request the authorities to relook at that model and bring that back, because you should know that as young generations, we are tech savvy. We can do it online. Let's try to bring that back, yeah? Okay, so well said. Raija sir,
जिस तरह से हम प्रीमियम मार्केट को और घरों की कीमतों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो एक अफोर्डेबल घर का जो सपना था वो नीचे दब गया है, गुम हो गया है। आप ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि अभी भी भारतीय खरीदारों को वैसे घर चाहिए जो आपको आपकी जेब में फिट बैठे। लग्जरी एक तबका है, पर उसके लग्जरी के नीचे जब आते हैं तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट मुझे तो दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है? अगर होगा तो दिखेगा ना। जब है नहीं तो दिखेगा कैसे? उड़ गया वो वाला सेगमेंट थोड़ा सा। एक सोचने की बात है। हमारा देश जो है इसमें बड़ी हेट्रोजीनियस सोसाइटी भी है, बहुत डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं। आज पिछले 1-2 साल से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सबका टिकट साइज़ जो है वो मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 करोड़ से नीचे से स्टार्ट ही नहीं होता है। अगर इस टिकट साइज से आप स्टार्ट करें तो उसका अगर वही मैं बात पे आ रहा हूँ 30% ऑफ द परचेजिंग पावर, डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर वो 30% डिस्पोजेबल इनकम से उसको रिवर्स कैलकुलेट आप करें EMI पे, तो एक 2 करोड़ का घर लेने के लिए 2 लाख रुपए महीना चाहिए डिस्पोजेबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उसको रिवर्स वर्किंग करें तो उसकी इनकम चाहिए पर मंथ की 7 lakhs की। How many in India can afford this money, this kind of money? So for whom we are building? जब आम आदमी को उसकी बजट के अंदर घर ये देश दे ही नहीं रहा, आज भी नहीं दे रहा, तो फिर आपको झुग्गियाँ मिलेंगी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज मिलेंगी, ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी मिलेगा दिल्ली और NCR का, बिकॉज देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट विच इज़ पॉसिबल। मैं अभी पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा था, तो लुक एट इट फ्रॉम द लार्जर कंटेक्स्ट। दिस कंट्री बिलोंग्स टू पीपल, डज नॉट बिलोंग टू फ्यू पॉलिसी मेकर्स who think only one way, does not belong to few developers who have a easy way to create luxury housing to make higher profit and rate of return. This country does not belong to them. It belongs to everyone. And when it is to be for everyone, we must, at the time when I became first ASSOCHAM president, then FICCI and then NAREDCO, there I think a lot of effort was done by me to bring about, to change the density norms at least in this country, FAR and density norms. We succeeded. But then when they give FAR and density, how come they are keeping another कंट्रोल ऑन दिस कि जी आपके पास इतनी कंडीशंस हैं, अगर आप अफोर्डेबल बनाएंगे, आप इस रेट के ऊपर नहीं बेचेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। अरे वाई? फॉर लग्जरी हाउसिंग देयर इज नो कंडीशन, बट फॉर दिस गिविंग हाउसिंग टू कॉमन मैन देयर आर एम्पल कंडीशंस एंड लाइन्स ड्रॉन। वाई? Okay, this was my question which you answered. इसलिए it is to be seen. It is to be seen. This country, again I repeating, belongs to all of us. ठीक है. All types of people. So we must create free policies to fulfill every segment. आज मैं क्यों बनाऊंगा भाई, एक मेरे को 4,000 रुपये फुट में अफोर्डेबल हाउसिंग का प्राइस कैप है कारपेट एरिया पे, और उसको सुपर में रिवर्स कैलकुलेट करूँ 2700 रुपये फुट, मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3,000 रुपये फुट आती है। फिर मैं लैंड भी अपनी जेब से खरीदूंगा, लाइसेंस के पैसे भी मैं अपनी जेब से दूंगा, कॉस्ट ऑफ मनी भी जेब से दूंगा, ऊपर से 5 साल काम भी करूंगा और हज़ारों कस्टमरों को फेस भी करूंगा। व्हाई शुड आई डू इट? सो यू आर नॉट अलाउइंग अस टू वर्क। allow everyone to work for everyone. Only then this country can really meaningfully grow. And growth of this country is in the growth of every type of person, be it poor, be it juggi wala, be it rickshaw puller, or be it a service person, be it you or be it me. Right. बिल्कुल सही.
मुझे लगता है इसमें मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सलिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रियल एस्टेट सेक्टर इनोवेशन के लिए भी जाना जाता है, तो किस तरह का इनोवेशन हो रहा है जिसमें मुझे लगता है वाकई में हम न्यू इंडिया की तस्वीर देख पाएंगे? मैं पहले सर के कुछ और हमारी प्यारी बिटिया लाइक युक्ति के सवालों पे कुछ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बोले। दिस इज़ ए फ्री इकोनॉमी, इंडिया इज़ ए फ्री इकोनॉमी। हम बहुत आगे पहुंच रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट होना कोई मजाक नहीं था। हमारे प्रीसीडर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम थर्ड लार्जेस्ट वाले स्लैब में इंडिया आएगी। पर हर ब्राइट साइड की डार्क साइड होती है। जब देश इतना बढ़ेगा, कमाई इतनी बढ़ेगी, महंगाई भी उतनी ही बढ़ेगी। हमें उसको भी एड्रेस करना है। दूसरा, वर्ल्ड वाइड आज ITS सेक्टर बहुत डोमिनेट कर रहा है रियल एस्टेट को। उनके एम्प्लॉयज़ एट पार वर्ल्ड फैसिलिटी चाहते हैं। आज जनरेशन मिलेनियल की बात होती थी, फिर जनरेशन Z की बात होने लगी, अब जनरेशन अल्फ़ा की बात हो रही है। जनरेशन Z की बात करें तो उनका मिनिमम साइज़ है 4 बेडरूम 4000 फुट मिनिमम। इनोवेशन अपने आप आएगा। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 4 बेडरूम और मिनिमम 4000 स्क्वायर फीट with a family lounge, maybe 2 family lounge, and next upcoming is 3 family lounges with plunge pool inside. Innovation अपने आप आएगा। पार्किंग ऑटोमेटेड चाहिए। क्लब जो 10, 15, 20 हज़ार फुट के होते थे, 30 के होते थे, ये आपने कितना बनाया था? 30,000। एंड मैं अगले प्रोजेक्ट में 1.25 लाख फुट का क्लब ला रहा हूँ और इंटीरियर कॉस्ट शायद 18,000 रुपये स्क्वायर फीट वाला क्लब ला रहा हूँ। तो ये इनोवेशंस अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि जनरेशन Z के बाद में अल्फ़ा को भी तैयार देखना चाहता हूँ कि वो मेरे घरों में रहे। तो बहुत सारी सीरीज़ ऑफ इनोवेशन ऑटोमेटिक आ रहे हैं चीज़ों में। इसी तरह आज जो इनोवेशन में ज़रूरत है, आज रियल एस्टेट सेक्टर में एक खाली सेक्टर है जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंशियल हाउसिंग, एक्सपीरियंशियल कॉमर्शियल्स। अभी नोएडा में कोई भी एक्सपीरियंशियल रिटेल मॉल नहीं है। आप अभी शॉपिंग करके जाते हैं, आ जाते हैं, खाना पीना पिक्चर देख लेते हैं। अभी उनको एक्सपीरियंशियल में कन्वर्ट होना है, वो गैप फिल होना है। तो इनोवेशंस बहुत सारे हैं, रिसर्चेस की बहुत ज़रूरत है, हम लोग कर भी रहे हैं उनको। एक्सपीरियंशियल एक सेगमेंट, जिसको लग्जरी से हट के एक्सपीरियंशियल ओवर लग्जरी बोला जा रहा है, वो सेगमेंट आने वाला है, जो हमारा जैसे ही थर्ड लार्जेस्ट हम पहुंचेंगे उसकी तैयारी में हमको देना पड़ेगा। तो मैं अपने सब डेवलपर भाइयों से कहता हूं, रिसर्चर्स बहुत करें। आगे की जनरेशन बहुत जल्दी अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा सब आने वाली है, तो उनकी तैयारी करके रहें, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। थैंक यू। डिमांड ड्रिवन है और डिमांड ही इस बाजार को लेड कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। आप इतने बड़े स्तर पर जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, सस्टेनेबल रखना अपने कंस्ट्रक्शन के पूरे प्रोसेसेस को, आपके प्रोजेक्ट्स को, ये भी एक चुनौती रहती होगी युक्ति? बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इनफैक्ट विद द वे द इंडस्ट्री हैज़ बिन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, सस्टेनेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं करता था। आई एम सो ग्लैड दैट पिछले 4-5 सालों से ये बात बहुत लाउडली होने लग गई है, दैट अगर आप अब नहीं करोगे तो लाइक सर सेड हम बहुत पीछे रह जाएंगे। Looking at the country how it is, we are the highest polluted country and the second highest populated. If we don't protect our resources, we are doomed. So what are you doing as a developer, a step towards sustainability? I would want to understand. What is Gulshan Homes doing? So Gulshan pledged with Gulshan Dynasty that we will only be coming up with projects that are platinum rated certified by IGBC. And I'm very happy to say that Gulshan Dynasty was the first project of Noida to get that rating. उस रेटिंग से डेवलपर की कॉस्ट भी बढ़ती है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, अप्रूवल्स में भी समय लगता है, but I think it's all worth it because at the end of the day we are all doing it for a better tomorrow and it ensures it.
सो अब गुलशन में तो हर प्रोजेक्ट इसी रेटिंग का आएगा एंड आई होप दैट वी विल बी एबल टू सेट दैट ट्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी टू. बिल्कुल. सो न्यू इंडिया के लिए सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है. वन क्विक राउंड, मेरे पास समय बहुत कम है. अभी रियल एस्टेट का योगदान जीडीपी में 6 से 8% है, जिसे 2025 में कहा जा रहा है डबल करके 13 से 15% पहुंचाने का आप लोगों ने भी एक ड्रीम रखा है. आपको लग रहा है, इज इट डूएबल एंड हाउ इज इट डूएबल एंड व्हाट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस? बहुत ही क्विकली आंसर देना है. नवीन सर, आपसे शुरुआत करूंगी. क्विकली आंसर देना है, वाइंड अप करना है मुझे. See, it is doable, very well doable, Okay. but you have to do evolution also. Every developer has to do evolution also. Total system of constructions have changed, technology has changed. We are still in the same old technology. Number two, execution of projects and running your real estate company with more than 51 approvals, that too through a manual processing system, has become almost impossible. So you have to immediately adopt to, where we are also fast track working, you have to adopt to automations and artificial intelligence as well. आगे जो आने वाले टाइम पे वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो एक डिसीजंस को जो है रियल टाइम में कर रहे हैं, और बल्कि हो रही है अपने आप ही, और अपने आप ही सिस्टम मूव करता है. जी. सो दोज ऑफ अस, इफ वी डू दैट, then we will be competing the world, we will be part of a fast track growth of the country, because real estate सबसे heavy investment लेता है, और जितनी जल्दी आप इसका टर्न अराउंड करेंगे इन्वेस्टमेंट का, So innovation is the key. उतनी फास्ट आपका ग्रोथ कंट्री का भी आएगा, उतना एक्सेस आपका कंट्रीब्यूशन भी आएगा. ओके, इनोवेशन इज द की. जाके अगर आपको क्लियरेंस मिलती है, आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो जाके. ठीक है सर. सर, आपका पॉइंट आपने शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें बिल्कुल समझा दिया, कहाँ गाड़ी अटक रही है. सलिल जी, ठीक डबल कर रहा है जीडीपी, रियल एस्टेट तैयार है, रियल एस्टेट का योगदान डबल हो जाएगा. 2025 बहुत करीब है. 25 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हम तैयार नहीं हैं. मैंने अभी 2 महीने पहले मैपिक में भी एड्रेस किया था कि पूरी कंट्री में अच्छे रिटेल माल की शॉर्टेज होने वाली है, अच्छे घरों की शॉर्टेज होने वाली है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी की शॉर्टेज होने वाली है. जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ग्रो कर रहा है, रियल एस्टेट इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. हमारे पॉलिसी मेकर को इस पे ध्यान देना होगा. फास्टर क्लियरेंसेस बहुत जल्दी देनी होंगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स को एक्नॉलेज करना होगा, और सभी डेवलपर भाइयों को रिसर्च ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड अच्छे प्रोजेक्ट्स जो अगली जनरेशन एक्सेप्ट करे, उसके लिए तैयारी करनी होगी. नहीं तो प्राइस ऐसे ही बढ़ेंगे. ये मैं वार्न कर रहा हूँ अभी भी. अगर प्राइसिंग को कंट्रोल रखना है तो हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. देयर इज़ अ गुड डिमांड शॉर्टेज अहेड इन अनदर 3-4 ईयर डेफिनेटली. दिस इज माय स्टेटमेंट. थैंक यू. सो बिग मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई साइड पुश के लिए गुड प्रोजेक्ट्स. युक्ति, आई विल वाइंड अप विथ यू. जीडीपी को जिस लेवल पर रियल एस्टेट कह रहा है उसका योगदान उतना तक हो जाएगा. आई एम श्योर हमारे दोनों ही एक्सपीरियंस पैनलिस्ट ने कहा ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन पॉलिसी साइड बिग पुश की ज़रूरत है. एग्जैक्टली, यू नो, आप यहाँ पे जितने मर्जी डेवलपर्स को बुला के सवाल कर लो, उन सबका जवाब सेम रहेगा. ताली एक हाथ से नहीं बजती. खाली टारगेट्स का बोझ हमारे कंधों पे नहीं पड़ सकता. द पॉलिसी मेकर्स हैव टू वॉक विद अस इन आवर पेस, देन ओनली वी कैन मेक द न्यू इंडिया. अस अलोन विल नॉट बी एबल टू डू मच. 3-4 years, दैट्स ऑल. उसके बाद हम भी थक जाएंगे, खर्च हो जाएंगे. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टैलेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू स्टेप अप. थैंक यू सो मच, वेल सेड. और मुझे वो कविता भी याद आ गई जो मैं लिख कर लाई थी, और वो मुझे लगता है इनकी बात से बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठती है. कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. तो आप हिम्मत कीजिए, न्यू इंडिया ज़रूर बनेगा. शुक्रिया मेरे तीनों ही पैनलिस्ट का. थैंक यू सो मच हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन.